जब रात को अपने कपड़े फेंकते हैं तो उसी वक्त अपनी चिंताओं को भी फेंक दीजिए। जीत उसे ही मिलती है जो सबसे दृढ़ रहता है। ये कहना था नेपोलियन बोनापार्ट का। आज इसी महान व्यक्तित्व पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत स्टडी में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के अजैक्सियो शहर में हुआ था। उसके पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रांस के राजा के दरबार में कोर्सिका द्वीप के तरफ से प्रतिनिधि थे। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। एक अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिली। उसे एक सैनिक अफसर बनने के लिए फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में भेजा गया था। 1785 ईस्वी में जब नेपोलियन 16 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर घर कोर्सिका आ गया। घर आकर उसने परिवार के कामकाज को संभालने में मदद की। नेपोलियन बोनापार्ट 5 फुट 6 इंच का था। उन्होंने एक रोमांटिक नावल क्लिसन एट यूजिन भी लिखा था। नेपोलियन ने 2 शादियां की थी। पहली 1796 ईस्वी में जोसीफन के साथ और दूसरी 1810 ईस्वी में जोसीफन से तलाक के बाद मैरी लाउस के साथ। फ्रांस में किसी सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी है। नेपोलियन पेरिस आया तो पेरिस आकर नेपोलियन ने अपने सहयोगियों के साथ फ्रांस में एक नई सरकार की स्थापना की और खुद को उसका मुखिया घोषित कर दिया। अब नेपोलियन एक तरह से फ्रांस के तानाशाह बन चुके थे। फ्रांस के तानाशाह के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट ने संविधान में कई बदलाव किए, जिसमें से सबसे बड़ा था नेपोलियन कोड। इस कोड के मुताबिक अब सरकारी पाबंदियों पर जन्म जाति के आधार के बजाय योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होगी। एक बड़ा बदलाव था क्योंकि इससे पहले सरकारी पदवियों पर नियुक्ति केवल राजा के हाथ में होती थी और वो उन्हीं लोगों को पोस्ट दे दिया करते थे जो राजा के समर्थक थे। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया और योग्यता के अनुसार पे पोस्ट का वितरण करवाया। नेपोलियन बोनापार्ट के समय कैथोलिक चर्च राज्य का राजधर्म था, परंतु उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने गैर धर्मी स्कूलों की स्थापना की और जिसमें से कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था। नेपोलियन के कई सुधारों के कारण उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी और 1804 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को फ्रांस का सम्राट तो घोषित कर ही दिया। राज तिलक के समय उन्होंने पोप को मुकुट पहनाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि खुद ही मुकुट को अपने सर पर रखा था। 1805 ईस्वी से लेकर 1811 ईस्वी तक नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया, जो लगभग पूरे यूरोप में फैल जाता है। 1811 ईस्वी में फ्रांसीसी साम्राज्य अपने शिखर पर था। 1812 ईस्वी में नेपोलियन रूस पर हमला करने का फैसला करता है और उसकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा भूल था। नेपोलियन 5.5 लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर रूस की तरफ कूच करता है, लेकिन लंबे रास्ते और भयंकर सर्दी के कारण उसके कई सारे सैनिक रूस पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। एक भयंकर युद्ध के बाद नेपोलियन की सेना रूस को हरा देती है, पर जब वो रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं तब वहां जबरदस्त आग लग चुकी होती है, जिसमें खाने पीने का सारा सामान जल चुका होता है। नेपोलियन की ज़्यादातर सेना भूखमरी का शिकार हो जाती है और वो ऐसी स्थिति में वापस भी नहीं लौट सकते थे क्योंकि सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका था। सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद नेपोलियन सेना समेत फ्रांस लौट जाता है, लेकिन लंबे रास्ते में थकावट के कारण उसके बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं और बहुत सारे सैनिक तो भूखमरी के कारण भी मर जाते हैं। नेपोलियन की सेना को कितना नुकसान पहुंचा था
इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 5.5 लाख सैनिकों के साथ रूस गया था, लेकिन वापस आया तो सिर्फ उसके पास 1 लाख सैनिक थे। उसके 4 लाख से ज़्यादा सैनिक रूस के अभियान में मारे जा चुके थे। जब नेपोलियन फ्रांस आता है तो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी होती है। उसके विरोधी देश पर अपने ताकत को बना लेते हैं, जिनका मुकाबला नेपोलियन अपनी छोटी सी सेना से नहीं कर पाता है। 18 जून 1815 के दिन ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी अपनी संयुक्त सेना लेकर नेपोलियन पर हमला कर देते हैं और उसे हरा देते हैं। इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह वाटरलू शहर में लड़ा गया था। युद्ध हारने के बाद नेपोलियन आत्मसमर्पण कर देता है। वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहां पर 1821 ईस्वी में 6 साल कैद में रहने के बाद नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु पेट में कैंसर की वजह से हुई थी। उसे वहीं सेंट हेलेना द्वीप पर दफना दिया गया था, परंतु 1840 ईस्वी में उसकी अवशेषों को लाकर फ्रांस में दफना दिया गया। नेपोलियन के बहुत से अनमोल विचार भी थे, जैसे कि अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं, मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर लज्जित होकर जीना रोज मरने के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के डिक्शनरी में ही पाया जाता है। नेपोलियन के व्यक्तित्व की तरह उनके विचार भी काफी प्रशंसनीय थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।